स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट वनडे में। आज हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ स्टारशिप। स्टारशिप काफी बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसके अप्स तो डाउन्स के बारे में भी तो समझना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। तो स्टारशिप क्या है ये समझिए। वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस क्राफ्ट एवर है। मतलब पूरे प्लेनेट में कोई ऐसा चीज बनाने के बारे में सोचा भी नहीं था। मतलब ये जंप नहीं मार रहे, ये हड़प्पा मार दे रहे हैं। मतलब कि बाकी सब कंपटीशन ही नहीं है। ये क्या क्या क्लेम कर रहे हैं। क्लेम है इनका फर्स्ट स्टेज बूस्टर, जो कि वर्ल्ड का दी मोस्ट पावरफुल रॉकेट से एटलीस्ट 2x ज्यादा पावरफुल है। उसको लैंड करेंगे वो भी विदाउट लेग्स। अब बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि पेलोड मार्जिन बेटर हो सके। आप रॉकेट में सिर्फ उतना ही चीज डालना चाहोगे जो आपको ऊपर जाने में हेल्प करे। अब अगर लेग्स आप डाल देते हो तो एक्स्ट्रा वेट बन जाता है, वो पेलोड से घट जाता है। इसीलिए बूस्टर को ऐसा हल्का रखना चाहते हैं। और बूस्टर को आप लैंडिंग पैड जो है यानी कि जो लॉन्च टावर है उसमें आप आर्म डालते हो, उसका वजन से उतना फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे कितना भी वेट आपको ऐड करना कर दो। तो लॉजिक इसीलिए चॉपस्टिक्स का लॉजिक इसीलिए है। तो ये फर्स्ट स्टेज बूस्टर के साथ करेंगे। फिर सेकंड स्टेज है, यहाँ पे ये री एंट्री और लैंडिंग और रिकवरी तीनों चीज करेंगे। री एंट्री करना और लैंडिंग करना ये सब चीज पॉसिबल था स्पेस शटल में। रिकवरी उतनी अच्छे से नहीं होती थी, यानी कि शटल आ जाता था फिर उसके बाद उसमें ऑलमोस्ट स्टार्ट टू फिनिश फिर से काम करना पड़ता था। इसीलिए बहुत टाइम लगता था, लगभग 6 महीना तक लग जाता था एक एक शटल को रिफर्बिश करने में। इनको वो करना है। और रहा बात वजन के साथ करना है। स्पेस शटल का पेलोड कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं था। इसका है मैसिव हेवी पेलोड चल रहे हैं ये। मतलब लो अर्थ ऑर्बिट पे ये मिनिमम 100 टन से ऊपर ले जाने का सोच रहे हैं। ठंडे दिमाग से सोचिए। बाकी सब लोग रो देते हैं 10 टन 20 टन 30 टन तक में, तो ऑलमोस्ट एक दो ही रॉकेट लोड ले सकता है। 100 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी की बात नहीं हो रही, बाकी बात नहीं हो, क्योंकि बात है अगर आप 100 टन लोअर ऑर्बिट पे ले जाते हैं उसमें आप बूस्ट स्टेज डाल सकते हैं, किक स्टेज डाल सकते हैं। उसके बाद कोई भी मिशन प्लैनेट का ये मतलब इंसान के द्वारा किया जाने वाला कोई भी मिशन आराम से हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मतलब ओ इसका जियो स्टेशनरी में ज़्यादा वेलोसिटी फर्क नहीं पड़ता। आप लोअर ऑर्बिट पे ले जाओ और उसमें बस अच्छा उसमें आप 4 टन का डालो, 4 टन का भी डालो, अच्छा 5 टन कर दो, बस बाकी एक बड़ा सा स्मॉल रॉकेट स्टेज डाल दो या आयन इंजन डाल दो या न्यूक्लियर पावर्ड आयन इंजन डाल दो। जाओ भैया प्लूटो तक कुछ महीने में पहुंच जाओ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 100 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट, ये आपको टेंशन नहीं लेना होता उतना बड़ा वजन के बाद कि हाँ, हम जियो स्टेशनरी कैसे जाएंगे या हम मून कैसे जाएंगे। कोई टेंशन नहीं, आप वहां तक पहुंच गए, टेंशन खत्म। अब रहा बात की ये सब तो ठीक है। आप बोलोगे कि पैसा तो पानी की तरह ना। यहीं पे इनका मेन ढप्पा मारने वाला बात आता है कि ये सारा चीज रैपिड रीयूजेबिलिटी के साथ करेंगे। यानी कि कहने को आप कह सकते हो स्पेस शटल थोड़ा होगा कि थोड़ा तो सक्सेसफुल हुआ। और आइडिया था कि स्पेस शटल का मार्क 2 बनाया जाएगा जो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। वो कभी हुआ नहीं क्योंकि एक्सीडेंट्स और एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जाने लगा, वो भी एक दो एस्ट्रोनॉट्स नहीं जा रहे थे, पूरा का पूरा मतलब समझिए बस भर के जा रहा था। तो लिटरली एक लिमिट के बाद लोग का हो गया कि भैया इसे छोड़ो। तो यहाँ पे ये रैपिड रीयूजेबिलिटी दे रहे हैं। जो 6 महीने का काम ये आराम से कुछ घंटों में करने का सपना देख रहे हैं। और इनका एक्चुअल हिस्ट्री है कि ये कहेंगे कि सर हम एक दिन के अंदर रिफर्बिश कर सकते हैं। आप मान लो अगर ये एक हफ्ता में भी कर लिए तो भी कंपटीशन ही नहीं है। एक महीना में भी किए कंपटीशन नहीं है। बोले सबसे नजदीकी चीज है स्पेस शटल और वो 6 महीना खाता था। ये एक महीना में भी करेंगे तो भी कंपटीशन नहीं रहेगा। और ये सब सस्ता रहते हुए करेंगे। यहीं पे सारा चीज तिगड़म हो जाता है। अभी तक आप जितना चीज बोले मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन ये सब करेंगे और सस्ता भी करेंगे। इसीलिए मुंह जो खोला गया स्टारशिप का जो ये मतलब ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब स्पेस शटल इसके सामने लगने लगता है कि स्पेस शटल का तो कुछ ज्यादा कंजर्वेटिव और ये था क्या पता प्रोजेक्शन था। उनका प्रोजेक्शन था कि वो महीना में 2 लॉन्च करेंगे, ये तो दिन में 2 लॉन्च करने पे चल रहे हैं। तो लॉजिक वही समझिए कि स्टारशिप का बहुत बहुत ज्यादा ये है क्या बोलते हैं मतलब एम्बिशन है इसमें। अब बात करते हैं इनमें जो एक कॉमन क्रिटिसिज्म है डिले का। तो डिले का इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ठीक है डिले हो गया तो क्या हो गया? डिले इसलिए हुआ कि ये नेशनल टाइमलाइन पे डिपेंडेंट कर चुके हैं अब। यानी कि जब से इनको ये आर्टेमिस मिशन का किया, आर्टेमिस मिशन स्पेसएक्स का नहीं है। स्पेसएक्स के को आर्टेमिस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है कि आर्टेमिस देश का है। ठीक है? मतलब यूएसए का देश मिल-जोड़ के पैसा दिया रहा है आर्टेमिस के लिए। उसमें वो पैसा दे रहे हैं स्पेसएक्स को कि आप डेवलप करो और लॉन्च करो। और वहाँ पे आप डिले कर रहे हो तो स्पेसएक्स वो प्राइवेट कंपनी है ना, आप देश का नुकसान कर रहे हो कि देश का टारगेट है, मान लीजिए 2024 का टारगेट था, आप उसका डिले कर दे रहे हो 2026, ठीक है 2028, 2030, 2035 ऐसे करते जा रहे हो तो देश का नुकसान हो रहा है। इसीलिए ये डिले बस लॉल नहीं है। और दूसरी बात जो इलॉन टाइमलाइन जो हो गया है, क्योंकि मैंने आजकल 3-4 बार आज से मतलब 3-4 पहले का अगर मैंने उनका डिस्कशन देखा, कम्युनिकेशन देखा, वहाँ पे थोड़ा इंसान की तरह बात करने लगे। पहले जैसे उड़ रहे थे अब उड़ नहीं रहे। तो बात वही समझिए कि इलॉन का टाइमलाइन दिया, उसी बेसिस पे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला।
अब वो टाइमलाइन आपने लॉल कर दिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि समझ रेस आप पे वो चल रहा है। जैसे कि कैनेडी का स्पीच में था ना, बिफोर दिस डेकेड इज आउट, टाइमलाइन दे दिया गया है, करना है आपको इसके अंदर। डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का भी वैसा होता है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो ये ढीला रहना कि अरे टाइम लग रहा है, क्या टेंशन है, नहीं टेंशन है सर, टेंशन है, मतलब एक जेन्युइन सीरियस बात है कि टेंशन है। और उसका सबसे बड़ा असर क्या पड़ सकता है, उससे सबसे बड़ा असर पड़ सकता है पीआर के मामले में, यानी पब्लिक रिलेशंस के कारण, कि वो लूज कर सकते हैं मून रेस को, यानी कि मून पे जो रिटर्न मारना है वो चाइना पहले मार सकता है। तो इनका लॉजिक यही है, कुछ भी हो जाए, मून दोबारा मून पे जाने के बाद ये जो लौटे थे, परमानेंट प्रेजेंस रखे नहीं थे, तो इनको बस ऐसा ही करना है कि कुछ भी हो जाए, चांद पे दोबारा ये ही पहले जाएं, उसके बाद चाइना पहुंचे। वो अगर नहीं कर पाएँगे तो वो बहुत सीरियस दिक्कत है। और ये तो हुआ इनका गवर्नमेंट के साइड में। दूसरा एक प्राइवेट के साइड में सपना कुछ ज़्यादा लोगों को दिखाया गया था, डियर मून प्रोजेक्ट में। ये पूरा प्रोजेक्ट ही पुफ़ हो चुका है जिस टाइम आप लोग देख रहे हैं। तो वही समझिए। और रहा बात की टाइमलाइन का क्या एक्सपेक्टेशन है, तो टाइमलाइन का मेरा एक्सपेक्टेशन मैं क्लियर कर दूँ, कोई नहीं जानता, किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं, स्पेसएक्स को भी नहीं पता है। वो तुक्का मार रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो बेस्ट है कि 2025 तक में पेलोड शुरू कर सकेंगे कि कुछ लॉन्च करें। मे बी स्टारलिंक फाइनली शुरू करने लगे, और रीयूजेबल होने में बहुत टाइम लगेगा, मैं क्लियर करता हूँ। ऑर्बिट पहुंचना, ऑर्बिट में लॉन्च करना, वो सब आसान काम है, रीयूज करने में ही जान जाएगा। तो और हाँ, इसमें बहुत चीज़ वो सीख चुके हैं फाल्कन 9 से, तो रीयूज का कितना टाइम लगे, कितना रीयूज के बाद ये हाँ अब रीयूज हो जाता है बिना टेंशन के, उसमें टाइम गैप कम होना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ मॉडल तो आप एक्सपेक्ट ही कर लो। तो 2026 मान लीजिए, जहाँ पे रीयूज भी हो रहा है, 2025 पेलोड, 2026 रीयूज, और उसमें से मून और ह्यूमन रेटिंग ये बहुत दूर है। इसमें आप टेंशन मत लो, ये बहुत दूर लगने वाला है, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। रॉकेट बनाना बच्चों को खेलने का चीज़ है, रॉकेट को ह्यूमन रेटिंग करना जान निकाल देता है। तो इसीलिए समझिए कि आप सोचा स्टारशिप इतना बड़ा बना ले रहे हैं, वो बच्चों को खेलने का चीज़ है। स्टारशिप के अंदर इंसान रखना है, जितना सेफ्टी चाहिए, जितना उसके लिए आपको तिगड़म करना पड़ेगा, वो जान ले लेगा। तो लॉजिक वही है कि वो ह्यूमन रेटिंग तो 2030 से पहले हो जाए, बहुत ही कम चांस है। मतलब सीधा रिस्क लेने पे आ जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसा बहुत कम है। अब रहा बात कि ये सब बात एकदम सच है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। क्या इन्होंने डिले किया? हाँ। क्या इस डिले से देश को दिक्कत है? हाँ, है। क्या इससे खतरा है किसी चीज़ का? हाँ, है। क्या इससे मतलब इन्होंने प्राइवेट सपने दिखा दिए, वो भी सपने डूब गए? हाँ, वो भी डूब गए। तो ये सब रियल बात है, हवा बहन वाली बात नहीं, मैं कह रहा हूँ, वो कह रहा हूँ, तुम कौन हो? नहीं, ये सब रियल डेटा पॉइंट है, आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन ठीक है, ये तो हो गया आपका कौन। अब इसको कॉन्ट्रास्ट में डालते हैं कि इसको किसके कंपेयर में आप कर रहे हो। आप कहते हो कि ये समझ लीजिए स्टारशिप बिहाइंड शेड्यूल चल रहा है, ठीक है, ये बात सही है। उन्होंने क्लेम कर दिया कि भैया हम 2024 में कर देंगे, आपका नहीं हुआ, ठीक, डिले हो गया। इस ये जो डिले हो रहा है किसके कंपेयर में हो रहा है, मतलब कि क्या किसी और को आप पैसा देते तो वो कर देता, तो आप तो बोलोगे ना कि एसएलएस को भी तो पैसा दिया गया था। एसएलएस इतना बिहाइंड शेड्यूल है कि उसका डिस्कशन ही नहीं करना है, उसका डिस्कशन ही नहीं करना है, उसका लॉल, वो लॉल टाइमलाइन पे चल रहे हैं कि शायद कभी हो जाए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि बाकी सबके कंपेयर में, अब प्लस वो सब एसएलएस का डिले एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका है, बोलेंगे ऐसा क्यों? ये एक नया चीज कर रहे हैं, राइट, किसी ने नहीं किया है, किसी ने मतलब बूस्टर लैंडिंग का सपना ही किसी ने देखा, ये इकलौती कंपनी जो ट्राई मार रही है। सेकंड स्टेज को रीयूज करना विदाउट शटल के किसी ने नहीं सोचा, ये ट्राई मार रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इनके पास एक्चुअल एम्बिशन है कि आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो तो आपको लेट हो रहा है। और एसएलएस क्या था? कॉपी पेस्ट सैटर्न 5, ये कॉपी पेस्ट आपका स्पेस शटल का सारे पार्ट्स यूज किया, बोलो बूस्टर थोड़ा सा एक सेगमेंट ऐड करना पड़ा, वो सेगमेंट में इसीलिए बनाया गया था कि सेगमेंट कम या ज्यादा कर सके, 3 सेगमेंट करें या 4 करें या 5 करें। तो उसमें क्या उठाया, इंजन पहले से बने हुए, लिटरली जो एसएलएस के अभी लॉन्च हो रहे हैं वो बनाया हुआ इंजन है, मतलब रखा हुआ है वेयर हाउस में वो इंजन बना के। तो ये समझना बहुत जरूरी है, एसएलएस का डिले एक्सेप्टेबल नहीं है कि वो नया इंजन बना है, सर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो वही इंजन का जो स्पेस शटल में था। ये तो एटलीस्ट नया रैप्टर इंजन बना रहे हैं, नया पूरा पाइपलाइन डेवलप कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? तो इसीलिए बोले कॉन्ट्रास्ट में अगर आप इसको देखते हो, ये बात सही है, ये पूरा डिले चल रहा है, लेकिन किसके कंपेयर में कंप्लेन करूं? ऐसा तो नहीं ना कि चाइना ने बोला, चाइना ने कर दिया, चाइना भी तो हुलुलुलु कर रहा है कब से। कब उससे उनका अनाउंसमेंट हुआ है कि वो मतलब फाल्कन 9 जब एक्चुअली लैंडिंग करना शुरू किया तब से उनका प्रोजेक्ट खुला है, अभी तक नहीं हुआ है। मे भी हो जाए 5 से 6 साल के अंदर ढंग से, बट समझ रहे हैं, वो भी तो डिले चल रहा है। इसरो का क्या ही बोले, वो तो कब का, मतलब मैं बैंगलोर में था तब से सुनता था कि भैया ये बूस्टर लैंडिंग करने का काम करेंगे। जब स्पेसएक्स ने एक्चुअली लैंडिंग दिखा दिया था तब काफी लोग एक बार थोड़ा सा वो ध्यान देना चाहिए, उस टाइम से हल्ला कहाँ हुआ, वो प्रोजेक्ट कब आएगा, कंप्लीट होगा, वो सब क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। तो ही बोल रहे हैं कि ये बात एकदम सच है, ये लेट चल रहे हैं, किसके कंपेयर में कम्पीट करूँ इसको, कोई और तो है ही नहीं ना। मैं ऐसा थोड़ी बोल सकता कि बोइंग में चले जाओ, वो टाइम पे दे देगा, बोइंग बोलेगा लॉल। फिर मैं ऐसा नहीं बोल सकता यूएलए में चले जाओ, यूएलए टाइम पे देगा, यूएलए बोलेगा लॉल। फिर किसी भी और के पास आप चले जाओ, तो घूम फिर के इस पे कंप्लेन करना हल्का हो जाता है।
अब रहा बात कि वो टाइम का बात है, क्योंकि पैसा से आप टाइम नहीं खरीद सकते। फिर ये दूसरा बात है बजट, ओवर बजट। तो ओवर बजट में इनका क्यों ओवर बजट चल रहा है? इनका ओवर बजट चल रहा है, ये हार्डवेयर रिच चल रहा है, यानी कि रॉकेट को बूम कर रहे हैं। जब देखो तब ये बस बूम कर रहे हैं, जैसे ये बूम कर रहा है। ये फ्री नहीं है सर, ये अच्छा खासा बैंक बैलेंस में ज़ीरो हो गया, बहुत अच्छा खासा बूम हुआ। ये भी काफ़ी पैसा खाया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इस रास्ते से चल रहे हैं कि हम ट्राई करके देखते हैं, बहुत बढ़िया बात है, बहुत डेवलपमेंट होता है, नया ग्रोथ होता है। लेकिन टका बहुत लगता है, दर्द होता है बैंक अकाउंट में। तो वही समझिए कि और रहा बात एक दूसरा एक और गैम्बल कर रहे हैं। ये तो हो गया कि आप हार्डवेयर रिच चल रहे हो। दूसरा गैम्बल है कि ये फैक्ट्री पहले बना रहे हैं जब तक डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ है। यानी कि स्टारशिप कंप्लीट रॉकेट नहीं है, वो मतलब वो समझिए एक्टिवली इवॉल्विंग डिज़ाइन है। डिज़ाइन फ्रीज़ नहीं किया गया। डिज़ाइन फ्रीज़ का मतलब होता है कि अब पेन डाउन, मतलब इंजीनियर्स लोग अब इसको नहीं छेड़ेंगे, पेन डाउन हो गया है। पेन डाउन नहीं किया गया है। ऐसा भी नहीं कि एक मार्क 1 रेडी है, उसको हम लोग कुछ साल यूज़ करते हैं, फिर मार्क 2 बनाएँगे, वैसा भी नहीं है। पेन डाउन हुआ ही नहीं, वो लिटरली ट्राई कर रहे हैं। तो बात है कि उसके हिसाब से ये लोग फैक्ट्री बना दे रहे हैं। फैक्ट्री फ्री में आती नहीं, और रहा बात फैक्ट्री जनरली सुपर ऑप्टिमम ऑप्टिमाइज़ेशन का मशीन होता है, यानी कि एकदम ऑप्टिमाइज़ के ऊपर ऑप्टिमाइज़ करो तब जाके फैक्ट्री अफ़ोर्ड किया जा सकता है। वो आप बहुत रिस्क ले रहे हो कि या तो हमारी फैक्ट्री इतनी फ्लेक्सिबल रहेगी कि कोई भी डिज़ाइन चेंजेस होगा हम मैनेज कर लेंगे, या अगर बहुत डिज़ाइन चेंजेस हो गया तो आप लटक जाएँगे। तो यहाँ पे भी इन्होंने रिस्क उठा लिया। हार्डवेयर रिच चल रहे हैं, वो तो एटलीस्ट पब्लिक को दिख रहा है कि ठीक है सर, आप ट्राई क्या कर रहे हो, वो हो रहा है। उसपे भी असर पड़ता है, क्योंकि जिसका पैसा जल रहा है उसको तो दर्द होगा ना। आप और हम अच्छा लाइव स्ट्रीम में देख लिए, जिस जिस बैंकर का पैसा जल रहा है उसको तो दर्द होगा। अबे यार, तो बोला था यार 3 लॉन्च में ये लोग पहुँच जाएँगे ऑर्बिट, यार अभी भी जल रहे हैं, अभी भी फूट रहे हैं, उनको तो दर्द होगा ना। तो ये समझिए, ये रिस्क बहुत हाई है, मज़ाक में नहीं लिया जा सकता है, सीरियस रिस्क है। और इसमें समझिए काफ़ी बड़ा अपना सेक्शन बजट का जो गवर्नमेंट दिया था आर्टेमिस में के लिए, उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा ये खत्म कर चुके हैं। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और ये गवर्नमेंट की बात हो जाती है, गवर्नमेंट उस पे केस फाइलिंग कर सकता है। तो ये वाला बात सीरियस है। गवर्नमेंट ग्रांट का काफ़ी बड़ा हिस्सा ये खा चुके हैं, और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। तो वो तो एक समस्या बन गया। दूसरा इसका चांसेस 99% है कि ये एक एंड पे आएँगे और बोलेंगे कि गवर्नमेंट को फिर से नासा के पास जाके कि सर आप हमें फिर से पैसा दो। एग्ज़ैक्टली ये वही बन जाएँगे जो बोइंग बना, जो यूएलए बना, कि भैया प्रोजेक्ट पास करा लो कम बजट में, आधा दूर बना के बोलो कि देखो सर, अब आप पैसा नहीं दोगे तो लटक जाएगा, तो संकन कॉस्ट फैलेसी में नासा को फँसा दो और उसके बाद उससे पैसा निकालो। ये वही बन गए। तो ये भी, और दूसरी बात, इनका मेन पैसा कहाँ से है? इनका मेन पैसा आ रहा है ग्रे मार्केट से, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स लोग का गेम चल रहा है। अब रहा बात कि वो फ्री नहीं है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट ओपन में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि उस पैसा का कोई माँ-बाप नहीं है, समझिए। वहाँ पे भी थोड़ा आपको दिखाना पड़ता है कि आप कुछ कर रहे हो। ये बात सही है, ये बहुत बड़ा तुक्का खेल रहे हैं, लेकिन उन सबका भी पेशेंस का लिमिट है। वो एक्सपेक्ट करेंगे 1 रॉकेट बूम हो गया, अरे वो तो होना ही था। 2 हो गया, अरे कोई बात नहीं। 3 अच्छा, चौथा सही होगा ना? चौथा भी बूम हो जाता, बोले सर 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 थोड़ा ज़्यादा, अब मतलब उसका क्या मतलब? उसका मतलब पैसा जो आ रहा है खुला, वो थोड़ा-सा उस पे दबाव पड़ने लगेगा। तो वही है। तो अब रहा बात कि इसमें क्या काउंटर पॉइंट है? काउंटर पॉइंट है कि इसके लेवल पे कोई है ही नहीं। ये घूम फिर के बात वही आता है कि स्पेसएक्स इतना बड़ा तुक्का मारा है, इतना बड़ा जंप कर रहा है, और जो सपने और बात सही है कि अगर वो फैक्ट्री पूरा बना लेते तो ही स्टारशिप का दाम कम किया जा सकता है। स्टारशिप एक-एक करके पीस बनाने का कोशिश की है। पहली बात, वो उतना स्पीड में नहीं बना पाएँगे जितना इस स्पीड में अभी चला पा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, लॉन्च कर रहे हैं, दूसरा रेडी है। लॉन्च गया, वो फूटा, दूसरा रेडी है सर, टिकट एंड वो। एफएए के चलते इनका कई बार डिले हो रहा था। तो ये बात एकदम सही है। ये लोग जो काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे कर रहे हैं, जिस थ्रूपुट पे कर रहे हैं, कोई और तो है ही नहीं। तो इसका कंप्लेन करने का क्या फ़ायदा होता है? और इसीलिए बाय द वे ग्रे मार्केट में इनको इसीलिए मिल रहा है ना कि बाकी कोई है ही नहीं कंपटीशन में। मतलब है ही नहीं। ये ऐसी समझिए जैसे जितना बड़ा एनवीडिया ढप्पा मार लिया ग्राफिक्स कार्ड में, ये उससे भी कई गुना ज़्यादा है। एनवीडिया को तो एटलीस्ट एएमडी पीछे दिखेगा। इनके आगे पीछे कोई है ही नहीं। तो ये इनका एक दूसरा बताता है, इसीलिए बजट के पीछे उतना लोग रो नहीं रहे कि अरे! इतना पैसा बिलियन डॉलर जला दिया। इट्स लाइक सर, बाकी लोग भी बिलियन जलाए और कुछ नहीं किया। मतलब आप ऐसा समझो कि आप इसरो को 2 बिलियन देते हो, इसरो पूरा मेहनत करता है, पूरा हुलू-लुलू करता है, पूरा जिंगा-लाला करता है, फिर बोलता है सर ये स्टीम इंजन बना दिया हमने। इनको आप 2 बिलियन देते हो, सर ये हमने लाइट इंजन बनाने की कोशिश की लेकिन 4 बिलियन लगेगा। आप दे दोगे 2 बिलियन की, अबे यार लाइट इंजन बना लिया। तो समझ रहे हैं, लॉजिक वही होता है कि इतना बड़ा आप पैसा रिस्क ले रहे हो, तो बड़ा बेनिफिट भी है। हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। बाकी सबका है हाई रिस्क, लो रिवॉर्ड। मतलब रिस्क तो आप हमको उतना ही दे रहे हो जितना स्पेसएक्स रिस्क दे रहा है, लेकिन आप आउटपुट कुछ नहीं दे रहे हो। तो बात वही रह जाता है। इसीलिए यहाँ पे भी कोई लोग उतना सीरियस वाली बात नहीं है। बात एकदम फैक्चुअली सही है कि पैसा में आग लगा रहे हैं, लेकिन जो आउटपुट दे रहे हैं, वहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि ठीक है यार, बड़ा रिस्क है, बड़ा गैम्बल है। अब बात करते हैं जो मेरे को बहुत अजीब लगता है कि थर्ड स्टेज डाला ही नहीं गया है। ये जेनुइनली मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या हुआ, किसने वीड फूँका, किसने किसको ज़बरदस्ती किया, किसने उसके साथ घोटाला किया कि ये थर्ड स्टेज डाली नहीं। ज़बरदस्ती का पड़े हुए कि हम सेकंड स्टेज को ऑर्बिट पे ले जाएँगे, उसी को रिफ्यूल करके उससे थर्ड स्टेज का काम करेंगे। क्यों?
क्यों? और मैं क्लियर करता हूँ, सैटर्न 5 ज़्यादा बड़ा रॉकेट था। सैटर्न 5 150 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट था। तो 150 टन क्या ले जाते थे? ये था। सैटर्न 5 बनाने वालों ने वही किया जो स्पेसएक्स कर रहा है कि भैया 2 स्टेज रॉकेट बनाते जो लो अर्थ ऑर्बिट पे बम बम ले जा सके, और उनका अति बम बम था 200 ये 150 टन टू लो अर्थ ऑर्बिट। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद डिजाइनर्स के पास गए, देखो सर ये रॉकेट है, हम आपको ऑर्बिट पहुंचा दे, ऑर्बिट के आगे का काम आप संभालो। तब एक अलग इंजन बनाया गया, अलग हाइड्रोजन बेस्ड सिस्टम बनाया गया कि भैया इसका काम है आप लो अर्थ ऑर्बिट से चांद जाना, चांद में कैप्चर करना, चांद से मतलब टेक ऑफ करना, फिर उसको लाना, फिर धरती में लाके ये डंप कर देना। ये सारा काम ये थर्ड स्टेज करता था। सिंपल। आप स्पेसएक्स में भी ऐसा कर सकते हो कि भैया आप स्पेसएक्स में क्या है, हम हुलुलुल करेंगे 18 बार, मत करो। आप एक बार लॉन्च करो, बोले 100 टन में कम हो जाएगा, ये 150 है तो 100 टन में कम होगा, बात सही है। और मैं बाय द वे 150 बोल रहा हूँ, उसमें सब इंक्लूडेड है, मतलब ये स्टेज और प्लस आपका असेंड मॉड्यूल, डिसेंड मॉड्यूल और क्रू कैप्सूल, सब चीज सर्विस मॉड्यूल पूरा। मतलब सैटर्न 5 के ऊपर यानी 2 स्टेज के ऊपर से जितना चाहिए वो सारा 150 टन का बजट के अंदर फिट होना था। तो वो इन्होंने कर दिया, ठीक है, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप एक काम करो, 100 टन का ये तो आप तो बोलोगे तो छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ पेलोड रखो, दूसरा लॉन्च करो, उसमें सिर्फ रॉकेट रखो और बस दोनों को अंतरिक्ष में डॉक कर दो, काम खत्म। अब बोलोगे डॉकिंग कैसे करें? भैया तुम 15 बार रिफ्यूलिंग के लिए डॉकिंग कर सकते हो, 2 चीज को डॉक करना बहुत आसान है और सिर्फ 2 ही लॉन्च करना पड़ेगा। प्लस ये रॉकेट बस नहीं है, ट्रक नहीं है कि बस लैंड करते जाओ, अरे 18 बार करेंगे, उसमें हो सकता है कई सारे बूस्टर्स का लाइफ ही खत्म हो जाए। वो भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आपका बूस्टर पहला जनरेशन ऐसा होगा कि सर लैंड कर रहे हैं, उसे लॉन्च कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, कितना इनको टाइम लगा है। आप कंपेयर करो पुराने वीडियो से, मेरे ही पुराने वीडियोस में जिसमें बोल रहे थे कि बूस्टर फाल्कन 9 का बूस्टर सिर्फ 9 बार या 10 बार तक रीयूज कर सकते हैं, अब जाके वो 20 तक खींच पाए हैं। कुछ साल पहले तक वो खुद ही बोल रहे थे, ऐसा नहीं मैं बोल रहा, उनका खुद का डॉक्यूमेंटेशन है, आई थिंक वी कैन पुश इट टू 9 तक, 9 बार तक यूज करते करते अच्छा ये चेंज करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करके हम लोग और लाइफ निकाल सकते हैं। तो सोचिए 16-18 बार में तो अच्छा चांसेस है कि इनके बूस्टर्स ही खत्म हो जाएंगे और स्टारशिप भी खत्म हो जाएगा। तो वो सबको हटा के सिर्फ 2, सर सिर्फ 2 सर, एक लॉन्च आपने किया, आराम से बूस्टर आ गया, सेकंड स्टेज आ गया, उसका रॉकेट मॉड्यूल रहेगा, फिर दूसरी बार आपने किया भैया, आपका आराम से निकला, आराम से आपने डॉक किया, बल्ले बल्ले। अब आपके पास 200 टन यानी कि इससे ज्यादा चांद पे जाने के लिए है। चांद पे जाइए, आराम से आ जाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है। और वो दूसरी चीजों में भी काम आएगा, जैसे कोई बोल दिया सर हमको 100 टन टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ले जाना है, हमको पूरा दुनिया पे ही स्पाई करना है, तो भी आप वो कर सकते हो। ठीक है सर, आपका ऑब्वियसली 100 टन अगर मैं डाल देता हूँ रॉकेट में, जगह नहीं बचता रॉकेट के लिए, कोई टेंशन नहीं है सर, हम बस ऑर्बिट पे ले जाएंगे, पीछे से दूसरा एक गाड़ी जाएगी, उसमें डॉक करेगी, आगे करते हैं, कोई रिफ्यूलिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बॉयल ऑफ का उतना टेंशन नहीं। या आप ऐसा भी कर सकते हो, सेकंड में जिसमें बूस्टर है उसमें आप पूरा सोलर पैनल दबा दो कि भैया उसमें क्रायोजेनिक फ्रीजर लगा हुआ है, वो फ्रीज करता रहेगा आपका प्रोपेलेंट लॉस भी नहीं होगा, आपके पास कैपेसिटी बढ़ गया। तो वो ना करके ये कैसे हो गया मुझे नहीं पता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये करप्शन के चलते हुआ कि जो स्पेस मतलब जिसने नासा को ये बेच दिया कि सर आप ये रिफ्यूलिंग वाला करो, वो तुरंत नासा में जॉब छोड़ के स्पेसएक्स में जॉब कर लिया। तो वो करप्शन, उस पर रिसर्च चल रहा है कि सर ये धांधली कैसे हो गया। जो आप लोग बीच में सुनोगे ना कि मून लैंडिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट दोबारा खोला गया, कारण वही था, ये इलीगल था कि मतलब समझ रहे हो, ये मतलब अंडर द टेबल डीलिंग हो गई कि सर हम आपको ही जिता देंगे, आप टेंशन मत लो, कुछ भी कह के कुछ भी पास करा दिए। तो ये मैं क्लियर करता हूँ, ये हो चुका है। नासा पे वो पूरा खुला इन्वेस्टिगेशन किया गया कि सर आप पास कैसे, तभी जाके दोबारा से इसको बोला गया, ब्लू ओरिजिन और यूएलए और बाकी सारी कंपनीज को, ठीक है आप फिर से प्रपोजल दीजिए। ये हो चुका है, कुछ ही साल पहले की बात है। और इसमें वही बात है कि सैटर्न 5 को अगर आप कंपेयर, तो वो भी सिंपल लॉजिकल था, 2 स्टेज रॉकेट बनाइए और थर्ड स्टेज पोत दीजिए उसके ऊपर। और उसका एक दूसरा फायदा था कि जो स्काई लैब यानी कि यूएसए का पहला ऑर्बिटल लेबोरेटरी, यानी कि जैसे आईएसएस आज है वैसे उनका स्काई लैब था। स्काई लैब था क्या, यही, सिर्फ यही एग्जैक्ट यही चीज, अंदर खाली रॉकेट डालने का जरूरत नहीं था, वो पेलोड बना दिए थे। ये सब कर चुके हैं। मतलब ये मैं जेन्युइनली शॉक्ड हूं कि थर्ड स्टेज से गजब एनर्जी है स्पेसएक्स को। सर हम 16 बार रिफ्यूल करके, सर थर्ड स्टेज करो ना यार, काहे लोड ले रहे हो। बट वही, ये जेन्युइनली सबसे बड़ा इनका खतरा है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि 18 बार आप किसी चीज को करने जा रहे हो, प्लस कितना 1000 टन का प्रोपेलेंट आप जलाओगे बेमतलब का, और घूम फिर के आपके पास आएगा कितना, 150 टन। सर 150 टन तो 100 टन, 150 के बोल रहा हूँ, 100 टन आराम से आप कर सकते थे। बट वही बोल रहा हूँ, किसी कारण से वो डिजाइन का अटक गया है उस जगह पे और चेंज ही नहीं कर रहे।
अब एक आता है वल्नरेबिलिटी की बात। रहा बात कि अगर इलॉन मस्क का डिले बढ़ता गया और उसका ओवर प्रॉमिसिंग बढ़ता गया, जो कि बहुत ज़्यादा है मतलब स्पेसएक्स के मामले में, वो सीरियस है। मार्केट फेथ लूज़ कर सकते हैं। मार्केट फेथ लूज़ करने का मतलब होता है कि लोग अब प्यार से बोलेंगे, आप बोलते ज़्यादा हो, दिखाते नहीं हो, डिलीवरी नहीं देते हो। और रहा बात कि टिकटॉक ऑडियंस बार-बार उसको हू-हा करेगी, लेकिन जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो 1-2 बार रिस्क ले लेते हैं। अरे भैया, उसी लिए उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं कि वो रिस्क ले सकें। रिस्क लिए, आप 1 बार डुबा दिए, 2 बार डुबा दिए, 4 बार डुबा दिए, उसके बाद बोलेंगे ना सर छोड़ दो आप, थारे से ना हो पावे। तो ये हो सकता है इलॉन मस्क पे, और बहुत नज़दीक हैं उसके ऑलरेडी। आप देख सकते हो टेस्ला का स्टॉक का वैल्यू देखिए घटना शुरू हो गया है। वो जो पीक था वो पीक से नीचे उतर चुके हैं। और स्पेसएक्स में भी वही है कि बार-बार आपका अगर रॉकेट मतलब 1 बार, बाकी सारे कंपनी कर रहे हैं 2 में अंदर आपको सक्सेस करना है। ये ठीक है 3 बार कर रहे हैं, 4 बार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा ढप्पा मार रहे हैं इसलिए लोग अभी फॉरगिविंग है, लेकिन उसका भी एक लिमिट होगा। मान लीजिए 8 लॉन्च तक हो जाता है इनका तब भी नहीं होता, तब तो सब लोग बोलेंगे सर आपसे नहीं होगा, ये आपने कुछ ज़्यादा ही फूँक लिया था। तो लॉजिक वही है, ये वल्नरेबल हैं, एकदम क्लियर कर दें, ऐसा नहीं है कि इनको कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, गवर्नमेंट का भी लिमिट है कि मान लीजिए अगर ये स्पेसएक्स बोलता है कि अरे सर आप थोड़ा और पैसा दीजिए, हम आर्टेमिस कंप्लीट कर देते हैं। पब्लिक का इंटरेस्ट है नहीं उतना। आप सोचिए न्यूज़ में है, यूट्यूब में है, पब्लिक में इंटरेस्ट नहीं है। पब्लिक इन्फ्लेशन से परेशान है। ये मैं यूएस की बात कर रहा हूँ। उनको आप मुँह पे बोलोगे कि और ये बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करो, वो आग लगाने पे आ जाएगी। अपने सेनेटर्स को ही जलाने आ जाएँगे वो लोग। तो इसीलिए एक लिमिट है कि गवर्नमेंट को जितना फंडिंग किया गया उसके अंदर निपटाओ। ज़्यादा लंबा करोगे, आराम से फंडिंग रोक दी जा सकती है। किसी को अब इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसे ही अभी स्पेस टूरिज्म का नाम खराब है क्योंकि सिर्फ बिलियनर्स घूमने जा रहे हैं, आप और हम क्या कर सकते हैं। तो वो बहुत गंदा एक पब्लिक में बिटरनेस डाल दिया है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पेस का भी जो मतलब वो नहीं है कि पूरा देश यूनाइट हो गया है, हमको यूएसएसआर से दिखाना है कि मेरा बड़ा है, वो सब नहीं है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है। करोड़पति बस लोग उछल रहे हैं, वो तो अपना टूरिज्म कर ही रहे हैं। गवर्नमेंट बोलता है कि सर हम 4 बिलियन में करेंगे, फिर टैक्स कर देता है 8 बिलियन का। तो ये एक सीरियस दिक्कत है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ग्रैंड टोटल क्या मतलब होता है? ग्रैंड टोटल मतलब ये होता है कि ये इम्यून नहीं है बैंकरप्सी से, यानी कि कुछ ज़्यादा हुलुलुलु हुआ तो बैंकरप्ट हो जाएँगे। मतलब स्पेसएक्स था, खत्म हो गया। और ये हो चुका है, स्पेस में बहुत सारे स्टार्टअप्स ऑलरेडी बैंकरप्ट हो चुके हैं। वर्जिन गैलेक्टिक, ये वो वर्जिन गैलेक्टिक का जो वर्जिन ऑर्बिट बनाया गया था वो तो खत्म, खत्म, दी एंड। उसको तो इसने खरीद लिया, रॉकेट लैब्स ने खरीद लिया। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है ये कि इनका कुछ होगा नहीं, और बहुत अच्छा चांस है कि यूएलए भी शायद बिक चुका है। वो ब्लू ओरिजिन शायद उस पे ढप्पा मार रहे हैं। तुरंत शायद नहीं होगा, लेकिन अच्छा चांसेस है कि वो हो सकता है। अब रहा बात, तो इसका क्या मतलब है कि ये स्पेसएक्स गया खतरा में, खत्म, खत्म, दी एंड? नहीं, उसमें बात ये है कि स्पेसएक्स से इलॉन मस्क को हटा दिया जाएगा। अगर वैसा हुआ होता ना सीरियस बैंकरप्सी, इलॉन मस्क को हटा दिया जाएगा। और ये आप कर सकते हो, गवर्नमेंट कर सकती है कि जब भी नेशनल सिक्योरिटी का आप लेते हो तो वो दो तरफा तलवार होता है। नेशनल सिक्योरिटी के केस में आपका मतलब आपका प्राइवेट इंटरेस्ट को बायपास किया जाएगा। इसीलिए बहुत लोग ट्राई भी नहीं करना चाहते गवर्नमेंट वाले एजेंसीज में डील करना, क्योंकि वो गवर्नमेंट को आप अथॉरिटी देते हो। तो गवर्नमेंट के, यूएस गवर्नमेंट के नज़र में देखोगे, उनका बेस्ट इंटरेस्ट है कि स्पेस एक्स को अलाइव रखो, इलॉन मस्क को नहीं, स्पेस एक्स को अलाइव रखो। क्यों? स्पेस एक्स इकलौता है जो इतना आगे जा चुका है कि बाकी सारे कंट्री कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर हम आपके पास आएंगे। स्पेस एक्स बोल रहा है सर हम बहुत आगे चले गए हैं, अभी की बात कर रहे हैं। तो उस तरह का गोल्डन गूस को कॉम्प्रोमाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और रहा बात, ये ऐसा कर चुके हैं। यूएलए को पास्ट में बहुत पैसा दिया जाता था गवर्नमेंट से ताकि वो अपने आप को संभाले रख सके। बेल आउट जैसा आप सुनते हो कि बैंक सबको बेल आउट किया गया था, वैसा बेल आउट हुआ है, यूएलए के साथ भी वैसा ही हुआ है। तो एक हिस्ट्री है कि स्पेसएक्स अगर डूबा तो इलॉन मस्क को हटाया जाएगा और आराम से जो मतलब अभी gwyneth शॉटवेल जो है उन्हीं को बोल दिया जाए भैया आप ही संभालो, बस मुंह पे थोड़ा टेप लगाइए, और इलॉन मस्क का मुंह नहीं खुलना चाहिए, और आपको जितना पैसा चाहिए हम दे देते हैं। और यूएस के हिसाब से वो एक्चुअली सस्ता इन्वेस्टमेंट होगा कि भैया वो तो सोचिए ना, वो जो कंट्री ऑलमोस्ट $13 बिलियन एक एयरक्राफ्ट कैरियर के पीछे खर्च करती है, उसको कोई बोलेगा सर स्टारशिप के लिए $5 बिलियन लगेगा, वो फ्री है सर, चिल्लड़ छुट्टा, गिनना ही नहीं है सर। और रहा बात कि चाइना रेस करेगा और वो दिखा देगा सर मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप कम्पीट मत करो। समझ रहे हो? उसके लिए ही यूएसए चलता है, उसी के लिए पैसा कमाया जाता है, तो फ्री का देंगे पैसा। तो वल्नरेबिलिटी है, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। डूब भी सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली खत्म हो जाए इसका चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है इलॉन को हटा दो, मुँह पे टेप लगा दो सबका, आपको बस जो चीज़ हम बोलेंगे आप वो करोगे और ज़िंदा रहो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहे हैं? बोइंग बोइंग के पास जा नहीं सकते ना, कोई अल्टरनेटिव नहीं बचा है। अभी ये फँसा हुआ है आईएसएस में, जिस टाइम आप और हम ये वीडियो देख रहे हैं, उस टाइम ये फँसा हुआ है आईएसएस में। होप करता हूँ कि जब तक आप लोग वीडियो देखो तो शायद ये उतार दिया जाए। तो ये था मेरा प्रेज़ेंटेशन इसके बारे में, स्टारशिप का
प्रोज़ एंड कॉन्स और जो उसका क्रिटिसिज़्म है, जेन्युइन क्रिटिसिज़्म उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने यह वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।